हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू चेतन मलिक क्लासेस। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं जी? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। सो टुडे इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ अकाउंट्स। लेक्चर नंबर 1 हमने कर लिया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर था हमारा, जिसमें हमने डिस्कस किया था हमारा टीचिंग पैटर्न वगैरह क्या रहेगा, सिलेबस क्या है, क्या मार्किंग सिस्टम है, क्या हमारा वेटेज है हर एक चैप्टर को, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। फिर उसके बाद में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, प्रॉफिट और लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। उसके हमने बेसिक्स डिस्कस किए थे कि इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड क्या होता है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड क्या होता है। तो जल्दी से मैं आपको एक बार रिकैप करा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि इनकॉर्पोरेशन क्या होता है। तो इनकॉर्पोरेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनकॉर्पोरेशन वो डेट है जिस डेट पे हमारी कंपनी एग्जिस्टेंस में आई, जिस डेट पे हमारी कंपनी बनी। तो जिस डेट पे कंपनी बनी, जिस डेट पे कंपनी आरओसी के पास जाकर रजिस्टर कराती है, जिस डेट पे आरओसी रजिस्टर करता है कंपनी को, वो डेट हमारी कहलाती है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और वो पीरियड जो हमारा इनकॉर्पोरेशन डेट से पहले का पीरियड है, दैट इज नोन एज प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। एंड जो पीरियड हमारा इनकॉर्पोरेशन की डेट के बाद का पीरियड है, दैट इज नोन एज पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो इस चैप्टर में हम ये कैलकुलेट करने वाले हैं कि कितना हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का प्रॉफिट है या लॉस है, और उसका ट्रीटमेंट क्या है, और कितना हमारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट है या लॉस है और उसका क्या ट्रीटमेंट है। बेसिकली इस चैप्टर में हमको यही करना है कि हम हमारे को पूरे साल के खर्चे दिए जाएंगे, इनकम्स दी जाएंगी, और इसे हमें डिवाइड करना होगा एक सर्टेन बेसिस पे। जैसे हमने टाइम रेशो डिस्कस करा था, वैसे ही और भी चीज़ें होती हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। उन बेसिस पे हमको उसे प्री और पोस्ट में डिवाइड करना होता है। फिर वो प्लस और माइनस करके, इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करके हमारे प्रॉफिट्स और लॉसेस निकल के आएंगे। तो वो हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो अभी तो स्टार्टिंग में हमने ये डिस्कस किया था प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इनकॉर्पोरेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि डेट फ्रॉम विच द कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस इज नोन एज डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एंड प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज द पीरियड बिफोर द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, एंड द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज द पीरियड आफ्टर द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। ये हमने एक इलस्ट्रेशन लिया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कंपनी 1 जुलाई को इनकॉर्पोरेट हुई है, एंड बिजनेस उसने एक्वायर करा है 1 अप्रैल से, एंड बुक्स क्लोज हुई हैं 31 मार्च को। तो जो हमारा पीरियड अप्रैल से लेके 30 जून तक का हुआ, दैट इज अप्रैल, मई एंड जून, 3 मंथ्स का जो हमारा पीरियड हुआ, दैट इज प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। एंड उसके बाद 1 जुलाई टू 31 मार्च, दैट इज जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, एंड 9 मंथ्स ये हमारे हुए। तो जो हमारे ये 9 मंथ्स हुए, दोज आर नोन एज पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो हमने ये इलस्ट्रेशन किए थे आगे, और एक इलस्ट्रेशन मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था। आई होप आप सभी ये इलस्ट्रेशन अटेम्प्ट कर पाए होंगे, आप लोगों ने ट्राई किया होगा घर पे करने का। बाकी एक बार मैं यहाँ पे भी करा देता हूँ आप सबको, जिसको कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम वर्किंग नोट बनाते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 मार्च 2022 को, एंड उसने बिजनेस एक्वायर करा है फ्रॉम 1 अक्टूबर 2021, एंड हमारी बुक्स क्लोज हो रही हैं, डेट ऑफ क्लोजिंग हमारी जो दे रखी है क्वेश्चन में, दैट इज 31 मार्च 2022। तो सभी बच्चे मेरे को जल्दी से बताएंगे कि यहाँ पे प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड क्या है। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड हमारा कौन सा पीरियड है यहाँ पे? ये हमारा पीरियड फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 28 फेब इज आर प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। दैट इज फ्रॉम 1 अक्टूबर, ये जो बीच का पीरियड है हमारा, दैट इज प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, विच इज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, विच इज 5 मंथ्स। ये हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड हुआ। एंड जो हमारा 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक का जो हमारा पीरियड हुआ, विच इज 1 मंथ ओनली, तो ये हमारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड कहलाएगा। तो ये हम जल्दी से नोट कर लेते हैं यहाँ पे, फिर आगे बढ़ेंगे अपनी क्लास में। तो यहाँ पे हम वर्किंग नोट बनाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, या फिर आप सिंपली इतना भी लिख सकते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ टाइम रेशो, जो कि हमारे को क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप सिंपली यहाँ पे इतना भी लिख सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ टाइम रेशो। तो हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड हमारा कितना हुआ?
प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, ये हमारा पीरियड हुआ जो हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पे, ये वाला पीरियड हमारा, दिस इज 5 मंथ्स। 5 मंथ्स का पीरियड हुआ हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, विच इज फ्रॉम 1st October 2021 to 28th Feb 2022, that is October, November, December, January and February। 5 मंथ्स हमारे प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड के हुए, एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में हमारा पीरियड कितने निकले थे, हमने कितना पीरियड निकाला था हमने बच्चों? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड हमने निकाला था 1 मंथ, दैट इज फ्रॉम 1st March to 31st। 1 मंथ हमारा पीरियड हुआ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, दैट इज फ्रॉम 1st March 22 to 31st March 2022। तो जल्दी से बताएंगे यहाँ पे रेशो क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे हमारा टाइम रेशो क्या बनेगा? क्या समझाया था मैंने आपको? टाइम रेशो क्या होता है? टाइम रेशो होता है हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का जो पीरियड हुआ और जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का पीरियड हुआ, उन दोनों का जो रेशो है एक्सक्यूज मी, जो उन दोनों का रेशो है वो हमारा टाइम रेशो कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा टाइम रेशो क्या निकलेगा? 5:1, दैट इज 5 मंथ्स हमारे प्री इनकॉर्पोरेशन के एंड 1 मंथ हमारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का। तो आई होप सब बच्चे, आप सब लोग ये सॉल्व कर पाए होंगे। तो अब हम आगे चलते हैं अपनी क्लास में। तो ये तो हमारा हुआ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड क्या होता है एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड क्या होता है। अब आगे बात आती है कि प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में प्रॉफिट्स कैसे आ सकता है। कोई बच्चा मेरे से सवाल करेगा कि सर जो कंपनी अभी बनी ही नहीं, जो कंपनी एग्जिस्टेंस में ही नहीं आई, तो उसके बनने से पहले प्रॉफिट्स कैसे आ सकता है? तो मैं बच्चों ये कहूँगा कि ऐसा होता है, रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल होता है। ये आप एक बार ये प्रैक्टिकल सिनेरियो में आपको बताता हूँ। जैसे सपोज कीजिए ये हमारे मिस्टर एक्स हैं, ये कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हैं, प्रोप्राइटरशिप में ये बिजनेस कर रहे हैं, अपना अकेले काम कर रहे हैं ये, और ये लोगों के घर बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं। तो अच्छा काम चल रहा है इनका, प्रॉफिटेबल बिजनेस ये रन कर रहे हैं अपना। रन करते करते 2 साल हो जाते हैं, प्रॉफिटेबल बिजनेस रन कर रहे हैं। फिर इनको सपोज कीजिए जैसे कोई एडवाइस करता है, आप जैसे बच्चे जो स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं हमारे सारे, वो आगे जाके सीए बन जाएंगे, तो अपने क्लाइंट को जैसे एडवाइस करेंगे कि सर आप एक कंपनी बना लीजिए, आपको फ़ायदा होगा, आप बड़े बड़े ऑर्डर्स पिकअप कर पाएंगे और आपकी लाइबिलिटीज़ लिमिट हो जाएगी, XYZ बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, बैंक से लोन इजीली मिल जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आई, आपने कहा ठीक है जी मैं कंपनी बना लेता हूँ। तो फिर आपने कंपनी बनाई, तो पर आपके दिमाग में सबसे पहले आप अपने आप को मिस्टर एक्स के शूज़ में रख के देखिए कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप सारा काम कर रहे हैं, अपनी स्किल लगा रहे हैं, टाइम डिवोट कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं आपको प्रॉफिट्स अर्न हुए, आपकी कैपिटल बनी है, आपने जो प्रॉफिट्स पिछले 2, 3, 4 साल में जो भी कमाए हैं वो आपको प्रॉफिट्स अर्न हुए हैं, आपने प्रॉफिट इकट्ठा हुआ है। तो वो प्रॉफिट्स का क्या होगा? तो वो प्रॉफिट जो पुराने बिजनेस ने, जो मिस्टर एक्स ने अर्न करे हैं और वो ओन करता है, तो वो ट्रांसफर हो जाएंगे कंपनी को। तो जो भी प्रॉफिट्स मिस्टर एक्स के जो अपकमिंग अभी रनिंग बिजनेस के जो प्रॉफिट्स हैं सारे के सारे, वो कंपनी को ट्रांसफर हो जाएंगे एज इट इज, सो दैट उन्होंने जो मेहनत करी है वो बेकार नहीं जाएगी, वो कैपिटल जनरेट हुई है वो बेकार नहीं जाएगी। तो यहाँ पे वही लिखा है कि व्हाट विल हैपन टू द प्रॉफिट्स अर्न टिल दैट, द प्रॉफिट अर्नड एंड ओन्ड बाय द करंट बिजनेस विल बी ट्रांसफर्ड टू द कंपनी। तो जो भी पुराना प्रॉफिट मिस्टर एक्स के बिजनेस का है वो कंपनी को ट्रांसफर हो जाएगा, कंपनी उसकी ओनर बन जाएगी। तो जो प्रॉफिट कंपनी को मिला पुराने बिजनेस का, क्योंकि वो उसकी इनकॉर्पोरेशन से पहले के पीरियड का प्रॉफिट है, वो उसकी एग्जिस्टेंस में आने से पहले का प्रॉफिट है, तो वो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का प्रॉफिट कहलाएगा। द प्रॉफिट ओन्ड बाय द कंपनी विच बिलोंग्स टू द पीरियड प्रायर टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज नोन एज प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स। जो भी प्रॉफिट कंपनी की एग्जिस्टेंस में आने से पहले का भी जो भी प्रॉफिट हुआ, मिस्टर एक्स तो बिजनेस कंपनी बनने से पहले से बिजनेस कर रहे हैं, मिस्टर एक्स तो काम कर ही रहे हैं ना पिछले 2 साल 3 साल से, तो जो भी उनका प्रॉफिट्स हुआ वो सारा का सारा प्रॉफिट, कंपनी बनी भी नहीं है, कंपनी एग्जिस्टेंस में आई नहीं, कंपनी तो बाद में बनी है। मिस्टर एक्स ने बाद में सोचा कि मैं उसे कंपनी में कन्वर्ट कर लेता हूँ, लेकिन तब तक जो वो बिजनेस कर रहे हैं, जो वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं,
वो प्रॉफिट जब कंपनी को ट्रांसफर होता है तो वो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का प्रॉफिट हो गया। तो सच प्रॉफिट इज ऑफ कैपिटल नेचर एंड देयरफॉर इट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इस पे हम अभी बाद में आएंगे, अभी आएंगे। आपको एक और एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूं मैं। ऐसे सपोज कीजिए कि आप जब भी बॉर्न हुए तो आपके पेरेंट्स तो उससे पहले भी थे, तभी आप आए, बहुत लाजमी सी बात है। तो जैसे आपके पेरेंट्स पहले से थे तो वो कमा रहे होंगे, वो अर्न कर रहे होंगे, उनकी कुछ नेट वर्थ होगी जिस दिन आप पैदा हुए होंगे, जिस दिन आप बॉर्न हुए होंगे। तो जो उन्होंने पैसे कमाए सारे के सारे, क्या वो आपने कमाए या आपके पेरेंट्स ने कमाए? लाजमी सी बात है, आप तो थे भी नहीं, पेरेंट्स तो कमा रहे थे पहले से। तो जब आप बॉर्न हुए तब आप उनकी प्रॉपर्टी के कुछ हिस्सेदार हो गए, उनकी प्रॉपर्टी के आप ओनर हो गए कुछ। तो जो भी प्रॉफिट आपके पेरेंट्स का है, आप एक तरीके से मान लीजिए आपकी एग्जिस्टेंस से पहले का जो प्रॉफिट जो अर्निंग्स आपके पेरेंट्स की है वो आपकी हो गई, आप ओनर बन गए उसके। तो वो क्या आपने अर्न किया है? वो आपने अर्न नहीं किया, वो आपके पेरेंट्स ने अर्न किया। तो जो भी नेटवर्क, जो भी कमाई आपके पेरेंट्स की है, वो आपका प्री इनकॉर्पोरेशन का पीरियड माना जाएगा, प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट माना जाएगा। आप इसे ऐसे अज्यूम कर लीजिए। तो जो आप हैं इस एग्जांपल में, आप हैं कंपनी, और जो आपके पेरेंट्स हैं दे आर अ रनिंग बिजनेस, जो मिस्टर एक्स वाला जो एग्जांपल था। तो ऐसा ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट कैपिटल नेचर का होता है। कैपिटल नेचर का क्यों होता है? कैपिटल नेचर का इसलिए होता है क्योंकि ये आपने कमाया नहीं है, यू हैव नॉट अर्नड इट, यू जस्ट ओन सच प्रॉफिट्स। जो भी प्रॉफिट, जो भी कमाई आपने इनहेरिट करी अपने पेरेंट्स से, वो क्या आपने कमाई थी? बताइए, क्या आपने कमाई थी? वो पैसे सारे के सारे नहीं कमाए थे, वो सारे के सारे पैसे आपके पेरेंट्स ने कमाए थे। तो जो प्रॉफिट आप खाली ओन करते हैं, अर्न नहीं करा आपने, वो आपका कैपिटल नेचर का हुआ, बिकॉज वो रेकरिंग नेचर का नहीं है। आप बार बार तो पैदा नहीं हो सकते ना। आप एक बार पैदा हुए, आपने एक बिजनेस एक्वायर करा, आपके पास आपने कुछ वेल्थ इनहेरिट करी, तो वो क्योंकि रेकरिंग नेचर की नहीं है, बार बार नहीं आ सकती, बार बार आपको अक्रू नहीं हो सकती, तो वो आपका कैपिटल नेचर का हुआ। लेकिन जो प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं आप, जो आपने अर्न किया प्रॉफिट, वो आप बार बार अर्न कर सकते हैं। आपने कोई काम करते हैं, आप कुछ बिजनेस करते हैं, तो आपने जो अर्न किया, जो आपके पेरेंट्स ने काम करा, अर्न किया, तो वो अगर वो काम करते रहे तो वो बार बार प्रॉफिट्स अर्न करते रहेंगे। तो क्योंकि वो रेकरिंग नेचर का हुआ, बार बार आप उसको कमा सकते हैं, बार बार उसे अक्रू कर सकते हैं, बार बार आपको वो कमा सकते हैं आप उसे, तो वो आपका रेवेन्यू नेचर का हुआ। रेवेन्यू नेचर के आइटम हमने बचपन में क्या पढ़ी थी? रेवेन्यू नेचर वो होता है जो रिकरिंग नेचर का होता है, जो आपको बार बार हो सकता है। लेकिन कैपिटल नेचर की इज अ वन टाइम सॉर्ट ऑफ थिंग, वन टाइम ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो आपकी कैपिटल नेचर की होती हैं। जो नॉन रिकरिंग नेचर की होते हैं दोज आर ऑफ कैपिटल नेचर। तो क्योंकि ये बिजनेस एक्वायर करा है एक कंपनी ने, एक रनिंग बिजनेस एक्वायर करा है कंपनी ने मिस्टर एक्स से, कंस्ट्रक्शन बिजनेस एक्वायर करा है मिस्टर एक्स से, तो वो रेकरिंग नेचर का नहीं हो सकता। आपने एक बार एक बिजनेस एक्वायर करा, तो जो उस बिजनेस का प्रॉफिट हुआ, जो भी पुराना प्रॉफिट हुआ, वो कंपनी का हो गया, वो कंपनी ओन करती है, लेकिन कंपनी ने अर्न नहीं करा वो प्रॉफिट, अर्न तो मिस्टर एक्स ने करा था। तो जो कंपनी को प्रॉफिट मिला, जो कंपनी को पैसे मिले, पुराने बिजनेसेस के प्रॉफिट जो कंपनी को मिले जब से वो बिजनेस एक्वायर हुआ टिल द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो उतने पीरियड का जो प्रॉफिट हुआ, जो कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं थी, अर्न तो पुराने बिजनेस ने करा, लेकिन कंपनी उसे ओन करेगी, तो वो रेकरिंग नेचर का नहीं है, इसलिए वो कैपिटल नेचर का हुआ। रेवेन्यू नहीं होगा क्योंकि वो नॉन रेकरिंग नेचर का है, और क्योंकि वो कैपिटल नेचर का है इसलिए हम उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है द प्रॉफिट्स, आप देखेंगे मैंने ऊपर हाईलाइट भी करा, द प्रॉफिट अर्नड एंड ओन्ड, प्रॉफिट्स अर्नड एंड ओन्ड बाय द करंट बिजनेस विल बी ट्रांसफर टू द कंपनी, एंड द प्रॉफिट्स ओन्ड बाय द कंपनी, मतलब उन्होंने अर्न नहीं करा, दे आर ओनली द ओनर ऑफ द प्रॉफिट। तो दिस प्रॉफिट ओन्ड बाय द कंपनी which belongs to the period prior to the date of incorporation is called pre-incorporation profits, and such profit is of capital nature and therefore इसका ट्रीटमेंट क्या है? It is transferred to capital reserve account। अब यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है why capital nature, why capital nature बिकॉज जैसे मैंने आपको समझाया कि ओरिजिनल बिजनेस वो प्रॉफिट अर्न भी करता था और ओन भी करता था। जैसे आपके पेरेंट्स की जो इनकम है, जो भी उनकी वेल्थ है, वो उन्होंने अर्न करी है और वो ओन करते हैं,
तो इसलिए उनका वो रेवेन्यू नेचर का हुआ। लेकिन जब रेवेन्यू नेचर का हुआ और रिकरिंग नेचर का हुआ, लेकिन जब आप उसी प्रॉफिट के हिस्सेदार हो जाते हैं, आपको वो प्रॉपर्टी मिलती है अगर, तो आप कि वो कैपिटल नेचर की हुई, आपकी वो रेवेन्यू नेचर की नहीं हुई, क्योंकि आपने उसे अर्न नहीं करा है, आप उसे खाली ओन करते हैं, आपने अर्न नहीं करा है, तो इसलिए वो कैपिटल नेचर का कहलाएगा और उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। ये एक वन टाइम ट्रांजेक्शन होगी, वन टाइम नेचर की होती है, तो इसीलिए हम इसे कैपिटल प्रॉफिट मानते हैं एंड इसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो मैं एक बार जल्दी से रिकैप कर देता हूं, जो बच्चा इसे नोट करना चाहे साथ के साथ नोट भी कर सकता है कि मिस्टर एक्स एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस रन कर रहे हैं, प्रोप्राइटरशिप में रन कर रहे हैं और प्रॉफिटेबल बिजनेस है इनका, 2-3 साल हो चुके हैं बिजनेस रन करते हुए। फिर ये कंपनी फॉर्म करते हैं और जो भी प्रॉफिट्स हैं रनिंग बिजनेस के वो कंपनी में ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि कंपनी ने ये प्रॉफिट्स अर्न नहीं करे हैं जो कि उनकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से पहले के प्रॉफिट है। फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टिल द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिस प्रॉफिट इज ऑफ कैपिटल नेचर बिकॉज द कंपनी हैज नॉट अर्न दिस प्रॉफिट, द कंपनी सिंपली ओन्स द प्रॉफिट, simply company is simply the owner of such profits, it has not earned such profit, therefore these are of capital nature and these are not of revenue nature because these are non-recurring in nature and therefore it is transferred to capital reserve account. So the profits owned by the company which belongs to the period prior to the date of incorporation is called pre-incorporation profits, and such profit is of being of capital nature, therefore it is transferred to capital reserve account. आई होप सब बच्चों को ये समझ में आया होगा कि प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का प्रॉफिट आता कैसे है, होता क्या है और ये कैपिटल नेचर का क्यों होता है, ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है क्योंकि ये कैपिटल नेचर का है इसलिए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। ये आपके नॉर्मल प्रॉफिट्स के जैसे नहीं होता कि आप ये फ्री रिजर्व नहीं होता कि आप इसे किसी भी तरह से आप इसमें से डिविडेंड बांट दें, ये सब आप नहीं कर सकते। इनके एक स्पेसिफिक यूजेजेस हैं वो हम आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि ये कैपिटल रिजर्व किन किन पर्पसेस के लिए यूज हो सकता है। लेकिन दिस इज नॉट लाइक normal profit and loss, this is of non-recurring nature, this is of capital nature, therefore it is transferred to capital reserve and it can be used for some specific purposes only. It cannot be used for declaring dividend or any sort of thing, it can be declared only from free reserve. So capital reserve जो है हमारा वो कुछ specific purposes के लिए ही यूज होता है। तो आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम ये हमारी बात हुई प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स की। अब बात करते हैं हमारे प्री इनकॉर्पोरेशन लॉसेस की। तो जैसे हमारे को प्रॉफिट हो सकता है कंपनी के एग्जिस्टेंस रनिंग बिजनेस से प्रॉफिट होता है, वैसे ही हमारे को लॉसेस भी हो सकते हैं एग्जिस्टिंग बिजनेसेस से। तो इसका एग्जांपल एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो बहुत होती है। तो जो लॉसेस कंपनी ने इनकर करे बिफोर द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो प्री इनकॉर्पोरेशन लॉसेस होते हैं। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं कि सपोज कीजिए जैसे स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स कैसे स्टार्ट होते हैं, स्टार्टअप का सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, सबसे पहला स्टार्टिंग चीज क्या होती है, स्टार्टअप एक आइडिया से स्टार्ट होता है। आप ओला ले लीजिए, उबर ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आप कोई भी नया स्टार्टअप ले लीजिए, तो वो एक आइडिया से स्टार्ट हुआ था। किसी को एक आइडिया आया कि नहीं यार ये चीज करनी चाहिए, दिस इज हेल्प द सोसाइटी एंड इट कैन बी अ गुड बिजनेस इन द फ्यूचर। तो आपको एक आइडिया आया, तो आप एक बात बताइए, आप खुद प्रैक्टिकली सोचिए कि अगर आपको कोई आइडिया आया दिमाग में कि ये करना चाहिए या मेरे को नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपको उसके लिए आइडिया आया, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप जाते कंपनी खोल देंगे क्या, या फिर आप वो आइडिया इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे? बताइए, आप प्रैक्टिकली बताइए कि आप सबसे पहले कंपनी खोलेंगे कि नहीं जी हम पहले कंपनी खोलेंगे, उसमें हम अपना सब चीज़ इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे, या फिर आप सबसे पहले अपना 4 लोगों से बातें करेंगे, आइडिया अपना डिस्कस करेंगे, उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, सर्वे करेंगे, कंसल्टेंट्स हायर करेंगे, XYZ बहुत सारी चीज़ें आप करेंगे। तो प्रैक्टिकली बंदा पहले आइडिया इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगा, आइडिया को सर्वे करेगा, देखेगा कि ये क्या है, वायबल बिजनेस हो सकता है, फीजिबल होगा, लॉन्ग रन होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा, नहीं होगा। तो सबसे पहले बंदा स्टार्ट करता है आइडिया इंप्लीमेंट करने से। आप स्टार्ट करेंगे आइडिया इंप्लीमेंट करने से। तो जब आप आइडिया इंप्लीमेंट करेंगे तो
मोस्ट लाइकली आपको पहले एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ेंगे, आपको कंसल्टेंट्स हायर करने पड़ेंगे, आप एक ऐप डेवलप करेंगे, आप एक वेबसाइट डेवलप करेंगे, आप लोगों से फीडबैक लेंगे, आप सर्वेस कंडक्ट करेंगे, तो इन सब चीज़ों में एक्सपेंसेस लगते हैं, इन सब चीज़ों में आपके खर्चे लगेंगे, लेकिन आपको रेवेन्यू तो अभी कुछ आ नहीं रहा है क्योंकि आपका भी खाली आइडिया इम्प्लीमेंटेशन फेज में है। आपने कोई इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आप अभी आपका बिजनेस अभी इतना ग्रो नहीं हुआ है कि वो आपको कंपनी बना के उसे प्रॉपरली फुल फ्लेजेड तरीके से आप उसे रन कर सकें। आप अभी इनिशियल फेजेस में आप अपने आइडिया इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आप। तो यूजुअली क्या होता है जब आप ऐसे आइडियाज इम्प्लीमेंट करने में आपके एक्सपेंसेस होता है लेकिन रेवेन्यू आपका ऑलमोस्ट निल होता है या फिर बहुत कम होता है। तो बहुत लाजमी से जब आपके खर्चे ज़्यादा होंगे और आपकी इनकम कम होगी तो आपको मोस्ट लाइकली प्रॉफिट ही आना है, ओ सॉरी 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 माय बैड, आपको लॉस ही आना है। अगर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा है और आपके रेवेन्यू कम है तो आपको लॉसेज ही आएंगे। तो जैसे आपको लॉसेज आएंगे तो वो क्योंकि कंपनी अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है तो वो जो लॉसेज हुए, अब आप ये बिजनेस रन कर रहे हैं, आपने इन्वेस्टर्स, आपको पास इन्वेस्टर्स आए, आपका आइडिया उनको पसंद आया, इन्वेस्ट करा उन्होंने, एंड देन यू थॉट ऑफ स्टार्टिंग अ कंपनी। तो जैसे आपने कंपनी स्टार्ट करेंगे तो जो भी एक्सपेंसेस पहले के हुए आपके इनकॉर्पोरेशन के पहले के कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के पहले के जो भी एक्सपेंसेस हुए, लॉसेज हुए, तो वो भी कंपनी को जाएंगे। जैसे प्रॉफिट्स गए थे वैसे ही लॉसेस जाएंगे कंपनीज को। तो जो इस तरह का लॉस हुआ कंपनी बनने से पहले का, वो हो गया आपका प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का लॉस। वो हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का लॉस हुआ। तो देख सकते हैं कि हमने स्टार्टअप स्टार्ट किया, एक आइडिया आया हमारे को, हमने पहले उसे इम्प्लीमेंट किया, हमने एक्सपेंसेस इनकर करे, हमने कंसल्टेंट्स हायर करे, हमने कंसल्टेंसी चार्ज पे किए, ऐप डेवलपमेंट कराई, तो हमारे को लॉसेज आ गए। तो उसके बाद हमने लेटर ऑन हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने एक कंपनी फॉर्म करी। तो जो भी हमारे को लॉसेज इसी बिजनेस से पहले के जो रनिंग बिजनेस था उससे पहले के जो लॉसेज हैं वो कंपनी अब ओनर बन जाएगी उन लॉसेज के, उसकी लाइबिलिटी कंपनी की हो जाएगी। तो वो एक्चुअल में तो कंपनी की नहीं है, कंपनी ने मतलब उन्हें खुद से तो एक्सपेंड किया नहीं, वो रनिंग बिजनेस का है। तो जो लॉसेज ऐसे कंपनी को ट्रांसफर होंगे वो भी कैपिटल नेचर के होंगे, एंड सच लॉसेज आर कॉल्ड प्री इनकॉर्पोरेशन लॉसेज एंड दीज आर ट्रांसफर टू गुडविल अकाउंट। तो ये हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड के लॉसेज होते हैं। सिमिलरली आप जैसे हमने कंस्ट्रक्शन बिजनेस का एग्जांपल लिया था, मिस्टर एक्स जो अपना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस रन कर रहे थे, उनको प्रॉफिट होने की जगह उसमें लॉस हो रहा होता, एंड किसी ने उनको सजेस्ट किया होता कि सर आप कंपनी बना लीजिए एंड मे बी सिचुएशन इंप्रूव हो जाए, क्योंकि आप ऑलरेडी 2-3 साल से लॉसेज इनकर कर रहे हैं, तो आप कंपनी बना लीजिए, मे बी सिचुएशन कुछ इंप्रूव हो जाएगी, आपको बेटर ऑर्डर्स मिलेंगे, तो मे बी आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो उस सिनेरियो में जो हमारे लॉसेज हुए इनकॉर्पोरेशन से पहले के जो लॉसेज हुए हमारे, तो वो हमारे हुए प्री इनकॉर्पोरेशन लॉसेज, एंड वो भी कंपनी को ट्रांसफर हो गए, तो वो कंपनी उनके ओनर बन गई, उनकी लाइबिलिटी कंपनी की लाइबिलिटी हो गई वो लॉसेज रिकवर करना। तो सच लॉसेज विच आर इनकर्ड बिफोर द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टिल द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज नोन एज प्री इनकॉर्पोरेशन लॉसेज। मैंने आपको बताया कि प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में लॉसेज कैसे आ सकते हैं, कि जैसे कोई बिजनेस रन कर रहा है तो उसमें उसको घाटे हो रहे हैं, उसको नुकसान हो रहा है, वो प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रहा, लाखों रीजन हो सकते हैं प्रॉफिट्स ना चलने के। तो किसी भी वजह से उनको प्रॉफिट्स नहीं आ रहा एंड वो प्रॉफिट्स कोई कंपनी को ट्रांसफर हो जाते हैं, कंपनी एक्वायर कर लेती है बिजनेस, तो सच लॉसेज आर नोन एज प्री इनकॉर्पोरेशन लॉसेज, और इन केस ऑफ प्रॉफिट सच प्रॉफिट्स आर नोन एज प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करी हुई है कि हमने इस डेट पे अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, इस डेट पे हमने अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करेगी, एंड फ्रॉम हेयर टिल हेयर जो भी हमारे एक्सपेंसेस हुए, जो भी हमारे लॉसेस हुए, वो कंपनी को ट्रांसफर हो गए, एंड दीज लॉसेज आर नोन एज प्री इनकॉर्पोरेशन लॉसेज। हमारे एक्सपेंसेस होते रहे लेकिन हमारे को रेवेन्यू नील के बराबर आया या फिर नहीं आया, या फिर बहुत नॉमिनल सा हमको रेवेन्यू आया, एंड जो हमारा इवेंचुअली बचा दैट इज लॉस, हमको लॉस आया फिर। तो वो लॉसेज जब ट्रांसफर होते हैं कंपनी को, दोज आर प्री इनकॉर्पोरेशन लॉसेज। ये हमने यहीं पे बता रखा है कंस्ट्रक्शन बिजनेस में कि हैड देयर बीन लॉस बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी देन सच लॉसेज आर नोन एज प्री इनकॉर्पोरेशन लॉसेज, एंड जो कंपनी के एग्जिस्टेंस के आने के बाद जो हमारे लॉसेज हुए दोज आर नोन एज post incorporation losses, and they are treated like normal, these are revenue profits or revenue losses, and these are treated like normal profits and losses। तो हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन लॉसेस के दो ट्रीटमेंट है,
या तो आप इसे गुडविल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, आप इसे गुडविल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि कैपिटल लॉस और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ये भी हमारा कैपिटल नेचर का ही लॉस हुआ। जो हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का लॉस हो या प्रॉफिट हो, दोनों ही हमारे कैपिटल नेचर के होते हैं। प्रॉफिट्स हमारे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होते हैं एंड लॉसेस हमारे या तो गुडविल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे या फिर हम कैपिटल लॉसेस में ट्रांसफर करेंगे या फिर लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो ये गुडविल हम ऐसे समझ लेते हैं कि कंपनी एक्वायर करने का हमने एक्सपेंस बेयर करा है, तो इसलिए हम इसे गुडविल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है। एंड गुडविल एक तरीके से लॉसेस को भी रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारे लॉसेस हुए, प्रॉफिट्स का हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। प्रॉफिट्स का हमारा क्या बैलेंस होता है, डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? प्रॉफिट्स का हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसी तरह से लॉसेस का हमारा क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। प्रॉफिट्स हमारा क्रेडिट बैलेंस हुआ, लॉसेस हमारा डेबिट बैलेंस हुआ। तो गुडविल एक तरीके से लॉसेस को भी रिप्रेजेंट करता है, जो हमको लॉस हुआ उसे गुडविल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां तक हम अब यहाँ पे हमने समरी दे रखी है कि प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में अगर हमारे को प्रॉफिट होते हैं तो हम उसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं, उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। और हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में ही अगर हमारा लॉस होता है तो हम उसे क्या करते हैं, या तो हम उसे गुडविल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं या फिर लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, या फिर आप इसे कह सकते हैं कैपिटल लॉस। इसे कह सकते हैं कैपिटल लॉस। ठीक है जी, क्लियर है सब बच्चों को यहां तक? कैपिटल लॉस। और जो हमारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में जो भी हमारा प्रॉफिट होता है, दैट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इट इज ट्रीटेड लाइक जस्ट लाइक नॉर्मल प्रॉफिट्स। एंड जो भी हमारा लॉसेज होता है दैट इज ऑल्सो ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इट इज ट्रीटेड लाइक नॉर्मल लॉसेज एंड दीज आर फ्री प्रॉफिट, दीज आर फ्री रिजर्व, these are free reserve and these can be used whichever way the company wants. ओके, इसमें से हम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा कैपिटल रिजर्व का हुआ इसमें से हम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं क्या पढ़ा है हमने, फिर मैं आपको नोट्स लिखवाऊंगा। प्रॉफिट्स कैसे आते हैं कंपनी को, जो हमारा रनिंग बिजनेस है उसे कोई कंपनी अगर एक्वायर करती है तो वो प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टिल द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का जो हमारा प्रॉफिट है दैट इज नोन एज प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स। जो कंपनी को ट्रांसफर हो रहा है, तो क्योंकि वो कंपनी को ट्रांसफर हो रहा है तो कंपनी उस प्रॉफिट्स के ओनर बन जाती है, लेकिन वो प्रॉफिट्स अर्न जो करे थे वो एग्जिस्टिंग रनिंग बिजनेस ने अर्न करे थे। कंपनी सिंपली बिकमिंग एन ओनर ऑफ दोज प्रॉफिट्स। द प्रॉफिट्स वर अर्नड एंड ओन्ड बाय द ओल्ड बिजनेस, रनिंग बिजनेस, करंट बिजनेस, but it is being transferred to the company which was incorporated much after the old business came into existence. So the company becomes the owner of such profits and these profits are of capital, therefore these profits are of capital nature and they are transferred to capital reserve account. And similar is the case with the losses। जो हमारे losses हैं प्री इनकॉर्पोरेशन से, जिस डेट से कंपनी एक्वायर हुई, बिजनेस एक्वायर हुआ, टिल द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, जो वो हमारे पीरियड के लॉसेज हुए, those are pre-incorporation period losses and those are transferred to the company and these are also of capital nature and such losses are transferred to goodwill account or capital loss account or losses prior to incorporation account। तो सब बच्चे नोट कर लीजिए इतना पहले, जिसने नहीं करा है मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से नोट कर लीजिए आप ये सब। आगे चले बच्चों, ये हमारा प्रॉफिट्स हो गया एंड यहाँ पे हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन लॉसेज हो गए।
आगे बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट क्या है प्री इनकॉर्पोरेशन लॉसेस का? इधर इट कैन बी ट्रांसफर्ड टू गुडविल अकाउंट और कैपिटल लॉस अकाउंट ऑल्सो। आप जो मर्जी चाहे दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं एग्जाम में, गुडविल और कैपिटल लॉस। समरी में हमने समरी नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर इसके बाद मैं आपको नोट्स लिखवाऊंगा थोड़े से। फ्री ठीक है, आई होप सभी बच्चों ने लिख लिया होगा। तो अब सब बच्चे नोट्स लिखेंगे अपने बुक्स में, अपनी कॉपीज में नोट्स लिखेंगे। मैं डिक्टेट कर रहा हूँ सभी बच्चों को। देखिए सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, व्हेन अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, when a company is incorporated and it takes over a running business and it takes over a running business from a date, when a company is incorporated and it takes over a running business from a date prior to the, prior मतलब before, prior to the date of its incorporation, मतलब कंपनी की इनकॉर्पोरेशन से पहले की डेट पे अगर किसी कंपनी ने किसी रनिंग बिजनेस को टेक ओवर किया, व्हेन अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड एंड टेक्स ओवर रनिंग बिजनेस फ्रॉम अ डेट प्रायर टू द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, मतलब कंपनी की इनकॉर्पोरेशन से पहले की किसी डेट से अगर उसने एक रनिंग बिजनेस एक्वायर करा, देन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेस, then the amount of profit or losses of such a business for the period, then the amount of profits or losses of such a business for the period prior to the date the company came into existence, prior to the, for the period prior to the date the company came into existence is referred to as pre-incorporation profits, is referred to as pre-incorporation period profits और losses। मतलब अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई एंड इट टेक्स ओवर अ बिजनेस, मतलब वो कोई बिजनेस एक्वायर कर रही है, रनिंग बिजनेस एक्वायर कर रही है फ्रॉम अ डेट, कोई ऐसी डेट पे जो उसकी इनकॉर्पोरेशन से पहले की डेट है, उस डेट से कोई वो बिजनेस एक्वायर कर रही है, और जो भी देन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस, मतलब जो भी प्रॉफिट या लॉस उस एग्जिस्टिंग बिजनेस का है, वो प्रॉफिट प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉसेस कहलाता है। ऐसा प्रॉफिट जो कंपनी की द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑफ सच अ बिजनेस फॉर द पीरियड प्रायर टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी इज नोन एज प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स और लॉसेस। सेकेंड पॉइंट नोट डाउन करेंगे सब। सच प्रॉफिट which relates to pre-incorporation period, such profit which relates to pre-incorporation period is transferred to capital reserve, and this profit is of capital nature, this profit is of capital nature। तो ऐसा प्रॉफिट जो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड से रिलेट करता है
वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है और ये कैपिटल नेचर का होता है। थर्ड पॉइंट नोट करेंगे, इफ इन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, if in pre-incorporation period there is loss, अगर प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में लॉस हो गया, then such loss is shown as goodwill, then such loss is shown as goodwill or loss on incorporation, loss on incorporation। फोर्थ पॉइंट नोट करेंगे सब, प्रॉफिट्स और लॉसेस अर्न पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, प्रॉफिट्स और लॉसेस अर्न पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, मतलब जो प्रॉफिट और लॉसेस इनकॉर्पोरेशन के बाद जो अर्न करे कंपनी ने, आर ट्रीटेड लाइक नॉर्मल प्रॉफिट या लॉसेस, दे आर ट्रीटेड लाइक नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस and hence transferred to profit and loss account, transferred to profit and loss account, and it is free profits, मतलब these are free profits, इन पर कोई restrictions नहीं है, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप इन प्रॉफिट्स में से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो profit or losses earned post incorporation are treated like normal profits and losses and hence transferred to profit and loss account, and these are free profits and these are revenue in nature, these can be earned again and again because company existence में आ गई है and वो business run कर रही है अब, तो वो profits बार बार earn कर सकती है। तो ये notes हुए। तो आज हमने बेसिकली डिस्कस करा है कि प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड प्रॉफिट क्या होता है, कैसे कंपनी वो ओन करती है, पुराना बिजनेस अर्न करते हैं, उसे ओन करते हैं, लेकिन वो कंपनी को ट्रांसफर हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, लॉसेस का क्या ट्रीटमेंट होता है, ये सब हमने अभी तक पढ़ा कि प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का लॉस क्या होता है, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का प्रॉफिट क्या होता है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट क्या होता है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन लॉस क्या होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे एग्जाम में हमारे को क्वेश्चन कैसे दिए जाते हैं, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, आपको ईयरली फिगर्स दे दी जाएंगी, आपको बता दिया जाएगा कि कौन सी डेट से बिजनेस एक्वायर करा है कंपनी ने, आपको डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दी जाएगी, आपको डेट ऑफ क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट दिए जाएंगे। तो ये डेट्स आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे एंड आपको साथ के साथ गिवन होगा कि कंपनी की सेल्स इतनी है, टोटल पीरियड की सेल्स इतनी है और एक्सपेंसेस इतने हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये है, ग्रॉस प्रॉफिट इतना है, XYZ बहुत तरह के एक्सपेंसेस दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि आप हमारे को ये प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का हमारे को प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट दिखाएं, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करके बताएं कि कितना हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का प्रॉफिट है या लॉस है और कितना हमारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का प्रॉफिट या लॉस है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि यहाँ पे आपको ईयरली फिगर्स दी जाएंगी, आपको ईयरली फिगर्स गिवन होंगी क्वेश्चन में, सेल्स दी जाएंगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे दिया, से फॉर एग्जांपल सेलिंग एक्सपेंसेस दे दिए, एडवर्टाइजमेंट दे दी, सैलरी दे दी, बहुत सारे एक्सपेंसेस वगैरह दे दिए, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको गिवन होगा और आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि कैलकुलेट प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स और लॉसेस, मतलब आपसे कहेगा कि प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट निकालो या लॉस निकालो और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट निकालो और लॉस निकालो और उसका ट्रीटमेंट बताओ कि उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे सर, इसमें बच्चों अब हमको बहुत लॉजिकल से बात है, हमको ये एक्सपेंसेस डिवाइड करने पड़ेंगे प्री पीरियड में एंड पोस्ट पीरियड में। तो इसको डिवाइड करने के लिए हमको कोई बेसिस चाहिए, कोई एक बेस चाहिए, किसी एक लॉजिकल बेसिस पे हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो इन फिगर्स को हम प्री एंड पोस्ट में डिवाइड करेंगे, जहाँ जिससे हम प्री की सेल्स में से प्री के एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हमारा प्री का प्रॉफिट आ जाएगा और पोस्ट की सेल्स एंड पोस्ट के एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हमारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट या लॉस निकल के आ जाएगा। तो अब हम ये फिगर्स डिवाइड किन बेसिस पे करेंगे सर, तो ये फिगर्स हम डिवाइड करेंगे हमारे प्राइमरीली हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। प्राइमरीली हम इन्हें डिवाइड कैसे करेंगे, हमारे 5 बेसिस होते हैं
बेसिकली हमारे 5 बेसिस क्या क्या होते हैं। एक होता है टाइम रेशो। टाइम रेशो जो हमने कल क्लास में डिस्कस किया था, टाइम रेशो इज द रेशो बिटवीन द पीरियड्स ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एंड द पीरियड ऑफ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। जो हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का पीरियड आया एंड जो हमारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का पीरियड आया, उन दोनों को जो हम रेशो निकालेंगे दैट इज नोन एज टाइम रेशो। तो रेशो कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। जो हमारा प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का पीरियड का रेशो होगा वो हमारा टाइम रेशो कहलाएगा। एंड सेकंड होता है हमारा सेल रेशो। सेल रेशो इज रेशो ऑफ सेल्स, मतलब जो भी हमारी सेल्स प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में हुई और जो हमारी सेल्स पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में हुई। तो जो हमारी सेल प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जो हमारी सेल हुई है, उन दोनों का जो रेशो निकलेगा, उन दोनों का जो रेशो होगा वो हमारा सेल रेशो कहलाता है। तो कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो हम सेल रेशो में डिवाइड करते हैं, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो हम टाइम रेशो में डिवाइड करते हैं, ताकि हम प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट निकाल सकें एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट निकाल सकें। तो जो एक्सपेंसेस हमको सेल रेशो में डिवाइड करने पड़ते हैं, उनका पहले हमको सेल रेशो निकालना पड़ेगा। वर्किंग नोट में जैसे हमने टाइम रेशो निकालना सीखा था, वैसे ही हम वर्किंग नोट में सेल रेशो निकालना सीखेंगे। तो सेल रेशो इज रेशो ऑफ सेल्स इन प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। अब कुछ एक्सपेंसेस हमारे ऐसे होते हैं जो खाली हमारे पोस्ट पीरियड में जाते हैं, मतलब वो प्री से उनका कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसे खर्चे आप लॉजिकली सोचिए कौन से खर्चे होंगे जिनका प्री इनकॉर्पोरेशन से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे एक्सपेंसेस हमारे कौन से होंगे जो खाली पोस्ट पीरियड में जाएंगे, प्री में जाएंगे ही नहीं। सोचिए जरा थोड़ा सा। ऐसे एक्सपेंसेस हमारे वो एक्सपेंसेस हैं जो सोनली कंपनी से रिलेटेड है, मतलब जब हमारी कंपनी बनी और जो वो कंपनी से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, जितने भी एक्सपेंसेस वो कंपनी से रिलेटेड हैं, तो वो कंपनी की एग्जिस्टेंस के बाद के ही है। अगर कंपनी नहीं होती तो वो खर्चे भी नहीं होते। तो क्योंकि वो खर्चे ओनली रिलेटेड टू कंपनी है, तो इसलिए उसके जो खर्चे होंगे, कंपनी के रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे, वो ओनली हमारे पोस्ट पीरियड में जाएंगे। एंड कुछ एक्सपेंसेस होते हैं हमारे प्री पीरियड में जाएंगे। ये कौन से एक्सपेंसेस होते हैं जो प्री में जाते हैं, कौन से होते हैं जो पोस्ट में जाते हैं, कौन से होते हैं जो टाइम रेशो में एलोकेट होंगे, ऐसे कौन से एक्सपेंसेस जो सेल रेशो में एलोकेट होंगे, वो हम अभी आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। पर अभी के लिए मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हमारे जो एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज जो हमारे एलोकेट होते हैं, वो या तो टाइम रेशो में एलोकेट होंगे या सेल रेशो में एलोकेट होंगे, या फिर वो खाली ओनली पोस्ट में जाएंगे, ओनली प्री में जा सकते हैं, या फिर वो एक्चुअल बेसिस पे डिवाइड होंगे। मतलब जो जिस पीरियड में जैसे जैसे खर्चा हुआ, से फॉर एग्जांपल रेंट का हमारे को दिया हुआ है कि रेंट हमारा इतने पीरियड का, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का इतना रेंट निकला एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का इतना रेंट निकला। तो जो हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का रेंट हुआ वो हम प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में डालेंगे, और जो हमारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का रेंट हुआ वो हम पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में डालेंगे। जैसे हमारा इंटरेस्ट की पेमेंट हो गई, इंटरेस्ट की पेमेंट भी हम एक्चुअल बेसिस पे डालते हैं कि जितना हमारा इंटरेस्ट हमारा जितना भी ड्यू हुआ फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टिल द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब हमारी डेट ऑफ बिजनेस एक्वायर करने की डेट से लेके हमारी इनकॉर्पोरेशन की डेट तक का जितना भी हमारा पीरियड हुआ, उसका जो इंटरेस्ट हुआ वो हमारा एक्चुअल बेसिस पे हो गया, वो हम प्री पीरियड में डालेंगे। और जो भी हमारा इनकॉर्पोरेशन की डेट के बाद से लेके डेट ऑफ क्लोजर ऑफ बुक्स तक का जो हमारा इंटरेस्ट हुआ वो हम पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में डालेंगे। तो ये हमारे कुछ एक्सपेंसेस हो गए एक्चुअल बेसिस पे। तो यहाँ हमने बात करी कि हमारे को ईयरली फिगर्स गिवन होगी क्वेश्चन में, और हमको उन्हें एलोकेट करना होगा प्री में और पोस्ट में, और उन्हें हम एलोकेट करने के लिए हमारे पास 5 बेसिस है। फर्स्ट इज टाइम रेशो, सेकंड इज सेल्स रेशो, थर्ड इज आपका ओनली पोस्ट, फोर्थ इज ओनली प्री, एंड द फिफ्थ वन इज एक्चुअल बेसिस। तो टाइम रेशो हमने कल निकालना सीखा था। टाइम रेशो हमने क्या समझा था? टाइम रेशो वो रेशो है जो हमारा प्री का पीरियड इज टू पोस्ट का पीरियड, मतलब प्री के पीरियड और पोस्ट के पीरियड का जो रेशो है दैट इज नोन एज टाइम रेशो। एंड सेल्स रेशो इज जो हमारी सेल्स कंडक्ट हुई प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में एंड जो हमारी सेल्स कंडक्ट हुई पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में, इन दोनों सेल्स का जो रेशो हुआ वो हमारा सेल्स रेशो कहलाता है। तो इसी चीज को सेल्स रेशो कैसे कैलकुलेट करना है, इन्हें हम इलस्ट्रेशन से समझते हैं। इलस्ट्रेशंस पे आते हैं अब हम। ये देखिए हमारे पास, आप जो बच्चे नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से नोट कर लीजिए आप। हमारे को क्वेश्चन में यूजुअली ईयरली फिगर्स गिवन होगी और उन्हें हमें एलोकेट करना होगा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में। ईयरली फिगर्स को हमको डिवाइड करना होगा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में, और हम उन्हें एलोकेट कैसे करेंगे? टाइम रेशो में, सेल्स रेशो में, ओनली प्री, ओनली पोस्ट एंड ऑन एक्चुअल
basis. So time ratio is ratio calculated on the basis of period pre and post incorporation. Ratio calculated on the basis of pre and post incorporation. And the sales ratio is ratio of sales in pre and post incorporation. Ratio of sales in incorporation. Third is only post period. Post period. These expenses are allocated only to post period, post incorporation period, and only pre period. These expenses are allocated only to pre incorporation period. And the fifth one is actual basis. तो चलिए हम थोड़े से और इलस्ट्रेशन करते हैं. टाइम रेशो एंड सेल रेशो कैलकुलेट करना है. इलस्ट्रेशंस ऑन कैलकुलेशन ऑफ टाइम रेशो एंड सेल्स रेशो. तो ये इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं. इलस्ट्रेशन में हमको गिवन है कि हमारा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 1 अगस्त 2021. हमारे को डेट ऑफ टेक ओवर मतलब डेट ऑफ जिस डेट से वो रनिंग प्रॉफिटेबल बिजनेस एक्वायर करा गया. तो जिस डेट से वो बिजनेस एक्वायर किया है दैट इज 1 अप्रैल 2021. डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमारे को गिवन है 1 अगस्त 2021 एंड डेट ऑफ क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज 31 मार्च 2022. तो हमारे को सेल्स गिवन है. सेल फॉर द होल ईयर इज 16 लाख रुपीज एंड सेल्स टिल 31 जुलाई हमको गिवन है दैट इज 4 लाख रुपीज. तो ये क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट इज द सेल रेशो एंड व्हाट इज द टाइम रेशो. अब हम वर्किंग नोट बनाते हैं. यहाँ पे हम लिखेंगे वर्किंग नोट. पहला हम डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ टाइम रेशो. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी ये हमने बनाया. यहाँ पे हमारा बिजनेस टेक ओवर कब से करा है हमने 1 अप्रैल से. बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारी क्लोज कब हो रही हैं 31 मार्च 2 को. क्लियर है सबको यहाँ तक. ये चीज़ें हमको क्वेश्चन में गिवन है 1 अप्रैल एंड 31 मार्च 2022. हमारा कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई है. हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 अगस्त 21 को. ठीक है जी, हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई. तो अब हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड क्या हुआ. प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड हमारा हुआ यहाँ से 1 अप्रैल टू 31 जुलाई. ठीक है जी, क्लियर है सबको. 1 अप्रैल टू 31 जुलाई दैट इज अप्रैल मई जून. हमारा पीरियड कौन सा हुआ. पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड हुआ. दैट इज फ्रॉम 1 अगस्त 21 टू 31 मार्च 22. कितने मंथ्स हुए हमारे ये. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च. विच इज कितने मंथ्स हुए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 मंथ्स हुए. तो 4 मंथ्स हमारे इधर है फ्रॉम अप्रैल टू 31 जुलाई. अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ्स हमारे इधर हुए एंड 8 मंथ्स हमारे इधर हुए. तो यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड क्या हुआ. प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड हमारा हुआ फ्रॉम हमारा 4 मंथ्स का पीरियड हुआ ये फ्रॉम 1 अप्रैल 21 टू 31 जुलाई 21. करेक्ट. अब हम आते हैं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड पे. पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड हमारा हुआ 8 मंथ्स का विच इज फ्रॉम 1 अगस्त 21 टू 31 मार्च 22. तो जल्दी से बताइए इसमें टाइम रेशो क्या हुआ हमारा. टाइम रेशो क्या हुआ हमारा. टाइम रेशो हुआ हमारा प्री पीरियड
इज टू पोस्ट पीरियड। तो ये हमने कितना कितना कैलकुलेट किया था, 4 मंथ्स एंड 8 मंथ्स, 4:8 विच इज 1:2। 1:2 हमारा आ गया टाइम रेशो। ठीक है जी। अब सेकंड हम कैलकुलेट करते हैं व्हाट इज आर सेल्स रेशो। सेल्स रेशो हमारा क्या निकलता है। तो इसके लिए हमारे को क्या क्या चाहिए, इसके लिए हमारे को चाहिए कि प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में हमारी क्या सेल रही एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में हमारी क्या सेल रही। तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड हमने निकाला था फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 जुलाई, मतलब 1 अप्रैल से 31 जुलाई में जो हमारी सेल हुई वो हमारी प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड की सेल हुई, एंड 1 अगस्त टू 31 मार्च जो हमारी सेल हुई दैट इज पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड की सेल। तो क्वेश्चन में हमारे को क्या गिवन है देखिए। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं, हमारी यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स इन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड विच इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 जुलाई। तो क्वेश्चन में देखिए हमारे को क्या क्या गिवन है, ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है सेल टिल 31 जुलाई, सेल्स टिल 31 जुलाई इज 4 लाख रुपीज। मतलब हमारे को 31 जुलाई की सेल ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 4 लाख रुपीज, एंड टोटल कंप्लीट ईयर की सेल हमारे को गिवन है 16 लाख रुपीज। तो बताइए हमारी 31 जुलाई तक की सेल, हमारी 31 जुलाई तक की सेल अगर हमारे हमारे पूरे ईयर की सेल हमको गिवन है 16 लाख रुपीज, एंड हमारे को इतने पीरियड की सेल हमारे को गिवन है विच इज 4 लाख रुपीज। तो क्या हम रिमेनिंग पीरियड की सेल निकाल सकते हैं, बताइए क्या हम रिमेनिंग 8 मंथ्स की सेल निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इन 16 लाख में से अगर हम 4 लाख माइनस कर देंगे विच कम्स आउट टू बी 12 लाख रुपीज, तो ये हमारी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की सेल हो गई। फर्स्ट 4 मंथ्स की सेल तो हमारे को गिवन है ऑलरेडी, अप्रैल अप टिल 31 जुलाई हमारे को सेल गिवन है क्वेश्चन में कि 31 जुलाई तक की सेल हमारी 4 लाख रुपीज है, एंड टोटल ईयर की द सेल फॉर द होल ईयर इज 16 लाख रुपीज। तो यहाँ पे हम सेल इन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड हमारी कितनी हुई, विच इज 4 लाख रुपीज, इज फ्रॉम 1 अप्रैल 21 टू 1 जुलाई 20। हमारी पोस्ट सेल्स इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड कितनी हुई हमारी, ये हमारी हुई 16 लाख, जो कि हमारी पूरे साल की सेल हमारे को गिवन है क्वेश्चन में। तो ये हमारी हुई 16 लाख माइनस 4 लाख रुपीज जो हमारे प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड की सेल है, इसे हम माइनस करेंगे विच कम्स आउट टू बी 12 लाख रुपीज। 12 लाख रुपीज हमारी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड की सेल आई। तो हमारा सेल रेशो क्या बनेगा, हमारा सेल रेशो क्या बनेगा, सेल रेशो हमारा हुआ प्री की सेल्स इज टू पोस्ट की सेल्स विच इज 4 लाख रुपीज इज टू 12 लाख रुपीज। ठीक है जी। 4 लाख जो हमारे प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड की सेल हुई, एंड 12 लाख जो हमने कैलकुलेट करा हमारे पोस्ट पीरियड की कितनी सेल हुई, इन दोनों का हम रेशो करेंगे तो ये आएगा 1:3। तो यहाँ पे हमारा सेल रेशो निकल के आ गया 1:3, एंड हमारा टाइम रेशो निकल के आ गया 1:2। क्लियर है सब बच्चों को? आई होप सबको समझ में आया होगा सेल रेशो यहाँ पे हमने कैसे कैलकुलेट करा है। टाइम रेशो हमने 1 अगस्त को हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई का जो हमारा 4 मंथ्स का पीरियड बना वो हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड हुआ, एंड जो 1 अगस्त से लेके हमारा जो 31 मार्च तक का पीरियड हुआ विच इज 8 मंथ्स वो हमारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड हुआ। तो 4:8 हम करेंगे तो हमारा आया 1:2, 4 से डिवाइड कर लेंगे दोनों को 4, तो हमारा रेशो निकलेगा 1:2। एंड सेल रेशो में हमने पहले तो प्री इनकॉर्पोरेशन की सेल निकाली, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड हमारा 1 अप्रैल टू 31 जुलाई का था, जिसकी सेल्स हमारे को ऑलरेडी गिवन थी क्वेश्चन में 4 लाख रुपीज, एंड हमारे को टोटल ईयर की सेल दे रखी थी 16 लाख रुपीज। तो हमने 16 लाख में से 4 लाख माइनस करके हमने अपनी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की सेल कैलकुलेट करी पहले विच कम्स आउट टू बी 12 लाख रुपीज, एंड देन हमने प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड की सेल
एंड इज टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड की सेल लगा के हमने रेशियो निकाला अपना 1:3। आई होप सब बच्चों को ये इलस्ट्रेशन समझ में आया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 आप एक बार बच्चे सब नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, आप लोगों के लिए इतना पोर्शन रेलेवेंट है, आप सबको बस इतना नोट करना है। यही प्रेजेंटेशन आपको एग्जाम में देकर आनी है, आप लोगों को यही एग्जाम में ऐसा ही प्रेजेंट करके आना है। आपको वर्किंग नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चन तो आपको और भी चीज़ पूछी जाएंगे, वर्किंग नोट्स आपको ऐसे बनाने हैं। आपको पहले टाइम रेशियो कैलकुलेट करके दिखाना। नोट कर लिया सब बच्चों ने? चलिए जी आगे बढ़ते हैं फिर। आगे आते हैं हम अपने दूसरे इलस्ट्रेशन पे। दूसरे इलस्ट्रेशन पे आते हैं। इलस्ट्रेशन में गिवन है कि एक्स लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2021 टू टेक ओवर रनिंग बिजनेस ऑफ मेसर्स ABC. X Limited was incorporated on 1st July 2021 to take over running business of MSS ABC from 1st April 2021. X Limited incorporate हुई है 1 जुलाई को, ने ABC का बिजनेस एक्वायर करा है 1st अप्रैल से। द अकाउंट्स ऑफ कंपनी वाज क्लोज्ड ऑन 31st मार्च 2022। 31 मार्च 22 को कंपनी की बुक्स क्लोज हुई। द एवरेज मंथली सेल्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ्स, एवरेज मंथली सेल्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ द ईयर, that is 2021-22 was twice the average monthly sale during the each of the remaining 9 months. मतलब जो पहले 3 महीने थे, तो पहले 3 महीने की सेल्स थी वो डबल थी जो अगले 9 मंथ्स की एवरेज मंथली सेल है। मतलब एवरेज मंथली सेल पहले 3 महीने की डबल थी जो रिमेनिंग 9 मंथ्स में हमारी मंथली सेल का एवरेज है। तो इसमें कह रखा है कि कैलकुलेट द टाइम रेशो एंड सेल्स रेशो। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन बच्चों। जैसे अज्यूम करिए कि यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, ये हमारा पीरियड हुआ, हमारा बिजनेस टेक ओवर हुआ है 1 अप्रैल 21 से, एंड हमारा बुक्स क्लोज हुई है 1 मार्च 2 को। हमारी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है आई, हमारी है 1 जुलाई 1। ठीक है जी। तो हमारा ये हमारा पीरियड हो गया प्री इनकॉर्पोरेशन का, अप्रैल 3 मंथ्स हमारे जो हो गए ये हमारे प्री इनकॉर्पोरेशन हो गए। तो मतलब 1 अप्रैल टू 30th जून हमारा ये पीरियड हो गया प्री इनकॉर्पोरेशन का, दैट इज 3 मंथ। ठीक है जी। अब इसके आगे हमारा, के आगे का जो हमारा पीरियड है, के आगे का जो हमारा पीरियड है फ्रॉम 1 जुलाई टिल 31 मार्च, 1 जुलाई टिल 31 मार्च, तो ये हमारे हुए 9 मंथ्स। 1 जुलाई 1 31 मार्च, दैट इज जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च। 9 मंथ्स हमारे, ये हमारे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का पीरियड हो गया। ठीक है जी। तो अब हमारे को क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, जो हमारे पहले 3 मंथ्स की सेल है दैट इज फ्रॉम अप्रैल 1 अप्रैल टू 30 जून, वो हमारी डबल है ऑफ मंथली एवरेज सेल। जो हमारी फर्स्ट 3 मंथ्स की जो सेल्स है वो डबल है फॉर व्हाट इज इन द नेक्स्ट 9 मंथ्स। तो हम नेक्स्ट 9 मंथ्स की जो हम सेल है, मंथली एवरेज जो सेल्स है उसे हम एक्स मान सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी क्या सेल्स हुई, एक्स 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 एक्स, ये हमारी सेल हुई हर मंथ नेक्स्ट 9 मंथ्स।
तो हमारी यहाँ पे क्या सेल हुई होगी प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में? यहाँ पे हमारी हुई होगी 2x, 2x एंड 2x, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में गिवन है दैट फॉर द ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 months of the year, monthly sales during the first 3 months of the year was twice the average monthly sales during the each of the remaining 9 months. ये हमको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है जी। तो वर्किंग नोट बनाते हैं यहाँ पे सबसे पहले। तो यहाँ पे वर्किंग नोट में हम लिखेंगे टाइम रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं हम। पीरियड क्या हुआ हमारा यहाँ पे? प्री इनकॉर्पोरेशन का पीरियड हुआ हमारा 3 months का, इज फ्रॉम 1st April 21 to 30th 31, एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का पीरियड हमारा कितना हुआ? 9 months का, का पीरियड हुआ हमारा ये, इज फ्रॉम 1st July 21 to 1st March 2। तो यहाँ पे हमारा टाइम रेशियो क्या निकल के आएगा? टाइम रेशियो हमारा आएगा 3:9 विच इज 1:। आई होप ये तो हम बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं, आप सबको क्लियर होगा ये। आते हैं हम सेल रेशियो पे। सेल रेशियो में कैलकुलेट करना है अब यहाँ पे। तो सेल रेशियो हमारा क्या होगा? हमारा सेल्स फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड क्या हुआ? प्री पीरियड हमने क्या निकाली यहाँ पे? सेल। यहाँ पे देखा था कि हमने 2x 2x 2x, ये हमारी सेल्स हुई है, ठीक है जी। ये हमारी सेल हुई है। तो हमारी क्या सेल हो गई? ये हमारी हो गई 6x की सेल, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x की हमारी मंथली सेल थी और 3 months हमारे प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड के थे, तो यहाँ पे हमारा 6x की सेल आ गई। एंड सेल फॉर पोस्ट पीरियड हमारा क्या हुआ? सेल हमारी पोस्ट पीरियड की क्या रही थी? x हमने मंथली एवरेज सेल एज्यूम करी थी फॉर द रिमेनिंग 9 months, तो हमारी यहाँ पे 9x हमारी सेल हो गई पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, करेक्ट? समझ में आया सब बच्चों को ये कि हमारी प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड की सेल 6x कैसे निकल के आई एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड की सेल 9x कैसे हुई? हमारे को क्वेश्चन में गिवन था कि जो हमारी फर्स्ट 3 months की एवरेज मंथली सेल है दैट इज 2 times द एवरेज मंथली सेल्स ऑफ रिमेनिंग 9 months। जो हमारी रिमेनिंग 9 months में जो हमारी मंथली एवरेज सेल है उसकी डबल सेल हुई है हमारे पहले 3 महीनों में। तो हमने रिमेनिंग 9 months में जो हमने मंथली एवरेज सेल है उसे हमने अज्यूम करके x ले लिया, एंड जो हमारा पहले 3 months की जो हमारी सेल थी उसके हिसाब से हमारी एवरेज मंथली सेल हमारी 2x हो गई, ठीक है जी। तो हमारा हमने इस तरह से सेल्स फॉर प्री पीरियड निकाला 6x और हमने पोस्ट पीरियड निकाला 9x। तो अब हम इसका रेशो निकालेंगे। हमारा रेशो क्या आएगा? प्री पीरियड की सेल, प्री सेल इज टू पोस्ट सेल्स, करेक्ट? क्लियर है सबको? तो ये हमारा आया 6x इज टू 9x। तो हमारा रेशो क्या बना यहाँ पे? यहाँ पे हमारा रेशो आ गया 2:3। क्लियर है सबको? आई होप सबको समझ में आया होगा ये कि सेल रेशो हमारा 2:3 कैसे आया है यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये नोट कर लीजिए आप सब। टाइम रेशो हमने ऐसे कैलकुलेट करा, हमने जो हमारा पोस्ट पीरियड की सेल्स मंथली एवरेज सेल थी उसे हमने x एज्यूम करा, तो उसे x एज्यूम करने से हमारी जो पहले 3 months की एवरेज मंथली सेल हुई वो 2x हो गई क्योंकि वो ट्वाइस थी। तो हमने 2x into 3 months की हमारी सेल, तो 6x हमारी सेल आ गई प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड की, एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड की हमारी 9 months की सेल हो गई विच इज x into 9। तो ये 9x हमारी सेल हो गई
पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड की, तो 6x/9x हमारा रेशो निकलेगा, तो 2:3 का हमारा रेशो बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने अभी 2 इलस्ट्रेशन करे हैं अपने सेल रेशो कैलकुलेट करने के। अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी सेल रेशो कैलकुलेट करने के और भी इलस्ट्रेशंस हैं, वो हम कल सॉल्व करेंगे। आई होप आप सभी को आज की क्लास समझ में आई होगी। मैं जल्दी से एक बार रिकैप कर देता हूँ आज हमने क्या पढ़ा है। आज हमने समझा है कि हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का प्रॉफिट क्या होता है, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का लॉस क्या होता है, कंपनी के रनिंग बिजनेस एक्वायर करती है तो जो पुराने बिजनेस में प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और वो जो ओन करती है वो कंपनी उसकी ओनर बन जाती है, तो वो जो कंपनी ओनर बनती है उन प्रॉफिट्स की वो कैपिटल नेचर के होते हैं, इसलिए वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होते हैं। और सिमिलरली जो हमारे प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड के लॉसेज होते हैं उसकी जब कंपनी ओनर बनती है तो वो प्री इनकॉर्पोरेशन लॉसेज बन जाते हैं, वो भी कैपिटल नेचर के होते हैं। तो जो हमारे प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड के प्रॉफिट्स होते हैं उन्हें हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, और जो हमारे प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड्स के लॉसेज होते हैं उन्हें हम गुडविल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं या फिर लॉस ऑन इनकॉर्पोरेशन प्री इनकॉर्पोरेशन में ट्रांसफर करते हैं। फिर हमने लिखा था कि जो हमारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का प्रॉफिट हुआ दैट इज ट्रीटेड लाइक नॉर्मल प्रॉफिट्स एंड दे आर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो हमारे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड के प्रॉफिट्स होते हैं वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नॉर्मली ट्रांसफर करते हैं एंड दे आर ऑफ फ्री प्रॉफिट एंड उनसे हम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा कैपिटल रिजर्व का प्रॉफिट होता है उससे हम डिविडेंड नहीं दे सकते, उससे हम डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर सकते। फिर हमने उसके बाद कुछ इलस्ट्रेशंस करे, हमने समरी लिखवाई है यहाँ पे कि हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का प्रॉफिट हमारा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर होता है एंड प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का लॉसेज हमारा गुडविल अकाउंट में ट्रांसफर होता है या फिर लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन या फिर कैपिटल लॉस में ट्रांसफर होता है। और जो हमारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का लॉस प्रॉफिट होता है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और जो हमारा लॉसेज होते हैं वो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं एंड दीज आर ट्रीटेड लाइक जस्ट एनी अदर नॉर्मल प्रॉफिट्स और लॉसेस। फिर हमने बताया था कि हमारे को क्वेश्चंस में ईयरली फिगर गिवन होगी जिनको हमको ब्रेकअप करना होगा उन्हें प्री इनकॉर्पोरेशन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड्स में, और इन्हें हम डिवाइड करेंगे अपने टाइम रेशो, सेल रेशो, या फिर खाली पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में, या फिर ओनली प्री इनकॉर्पोरेशन, या फिर एक्चुअल बेसिस पे। हमने कुछ इलस्ट्रेशंस भी करे, आज 2 इलस्ट्रेशन करे हमने टाइम रेशो कैलकुलेट करने के एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेल रेशो कैलकुलेट करने के। मेनली इस चैप्टर में बस यही है कि आपको टाइम रेशो एंड सेल रेशो सही कैलकुलेट करना आ जाए। अगर आपने टाइम रेशो सेल रेशो सही से कैलकुलेट करना सीख लिया तो आपका ये चैप्टर खत्म है। आप मान के चलिए कि इस चैप्टर में ये मेन आपके बेसिस बनेंगे, टाइम रेशो और सेल रेशो। अगर आपने इनको ढंग से पढ़ के आपने टाइम रेशो सेल रेशो कैलकुलेट करना ठीक से सीख लिया तो आपका आधा क्वेश्चन तो वहीं पे ही सॉल्व हो जाता है। इसीलिए हम इतना टाइम डिवोट कर रहे हैं आपको टाइम रेशो और सेल रेशो कैलकुलेट करना सिखाने में, क्योंकि दिस इज द बेस ऑफ द चैप्टर। आपको टाइम रेशो सेल रेशो कैलकुलेट करना आना चाहिए, आपको बिल्कुल ठीक से कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो जब आप टाइम रेशो सेल रेशो कैलकुलेट करना सीख जाएंगे तो बाकी क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो आज हमने 2 इलस्ट्रेशंस करे हैं टाइम रेशो एंड सेल रेशो पे, बाकी इलस्ट्रेशंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको मेरी क्लास, आज की क्लास पसंद आई होगी, समझ आया होगा चीज़ें आपको सब। और जिन जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो नीचे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बाकी आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। एंड अगर जस्ट इन केस किसी भी बच्चे को कोई क्वेरी आती है, कोई डाउट आता है, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप मैसेज करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं आपको विद इन 28 आवर्स आपको रिप्लाई करूंगा इन क्वेरीज का। तो आई होप आप सबको मज़ा आया होगा आज की क्लास में, आप सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, गुड बाय, बाय।